नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ, और जिसमें हम सीडीपी यानी बाल विकास के बालकों में अधिगम एवं चिंतन टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज पार्ट सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके थे। आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, हम लोग यहाँ तक 30 क्वेश्चन देख चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसमें हम लोगों ने आंसर देखा था, समस्या के प्रति जागरूकता, यह जो है पहला चरण है। इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन है इस पर विचार कीजिए। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। चिंतन तर्क प्रधान होता है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर साथियों देखना यह है कि दिया गया है नहीं भी है, यहाँ पर आवश्यक है, क्योंकि जब समस्या होता है तो हम उस पर गहन रूप से चिंतन करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा ये सभी हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तो सही है। तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन होगा नहीं, ये सभी के साथ हम लोग आंसर लगा देंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो उसमें तर्क की जो प्रधानता है साथियों बढ़ती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? समस्या का समाधान करना, निर्णय लेने की भावना, वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। यानी यहाँ पर ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी ये सभी। तो 4 नंबर ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इन्होंने किया है सृजनात्मकता के अर्थ में। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त पूछा गया है। अमूर्त वाला ऑप्शन हमारा थर्ड वाला सही जवाब होगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों पूरे 30 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका ये अगला प्रश्न है साथियों, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? साथियों ये जो कथन है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। और साथियों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपने इस चैनल पर कराया है। आप लोग वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। उससे ये होता है कि आपका जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न का आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया। ये कह रहा है चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। जब कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। थर्ड के साथ लगाएंगे, बाकी सब ये सही है। चिंतन के बारे में इनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखेंगे, माध्यमिक कक्षाओं में एक अध्यापक छात्रों में चिंतन का विकास कर सकता है, यानी कैसे कर सकता है? ऑप्शन आपका इसमें ये दिया गया है, छात्रों की समस्याओं का समाधान करके, सही है। तर्क और वाद विवाद प्रतियोगिता भी सकारात्मक है। छात्रों की रुचियों का विकास करके, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो यह 2 वर्ष के बाद होता है। 2 वर्ष के बाद, तो यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका ये है, आपकी कक्षा का एक छात्र रमेश हमेशा आपके साथ तर्क करता हो, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी? तो वो क्या है, एक चिंतनशील
छात्र है। ऑप्शन यहाँ पर इसका थर्ड सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है, सृजनात्मक चिंतन में एक सीमा तक अभिसारी चिंतन भी होता है। सृजनात्मकता एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नई भिन्न चीज़ों की रचना करता है। यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। स्वतंत्र रूप दिया गया है। भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, या फिर चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है साथियों, टीचनर की कॉर्नेल प्रयोगशाला में हुए प्रयोगों से चिंतन के निम्नलिखित रूपों में से किसका समर्थन हुआ? ऑप्शन दिया गया है, प्रतिमा सहित चिंतन, प्रतिमाहीन चिंतन। यहाँ पर आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये नहीं होगा, प्रतिमा रहित भी नहीं होगा। आपका सही जवाब जो होगा साथियों इसमें आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, प्रतिमा सहित चिंतन। तो फर्स्ट के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि अपनी 2 कन्याओं पर प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमाहीन चिंतन का समर्थन किया? E.V. टीचनर, अल्फ्रेड बिने, G.E. मुलर या फिर J.B. वाटसन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न ये है, ऊर्ध्ववर्ग संप्रदाय में चिंतन पर पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किए? तो यह प्रयोग साथियों किए कौन से मनोवैज्ञानिक? उनका नाम है कुलपे। ऊर्ध्ववर्ग संप्रदाय ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली में चिंतन को प्रतिमाहीन पाया? तो इन्होंने अंतर्दर्शन को प्रतिमाहीन पाया। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय चिंतन को संकलित प्रक्रिया मानता है? तो व्यवहारवाद, साहचर्यवाद, यहाँ पर ऊर्ध्ववर्ग संप्रदाय। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगों से चिंतन में बिंब का महत्व स्पष्ट होता है? चिंतन में बिंब का महत्व स्पष्ट होता है। आपका सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वुंट के प्रयोगों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय प्रतिमाहीन चिंतन की पुष्टि करता है? तो हम लोगों ने ये प्रश्न अभी देखा है, ऊर्ध्ववर्ग संप्रदाय। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ये प्रश्न रिपीट है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है आपका, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? विचार, कल्पना, संप्रत्यक्ष या फिर समस्या समाधान। तो सबसे बड़ी पहचान क्या है? समस्या समाधान। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना चाहिए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप में से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, या फिर सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। गृह कार्य देते रहना ये सही नहीं है,
ये तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट। शिक्षार्थियों को यह निष्क्रिय रूप से सुनना, यह भी गलत है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका है? तो ये मत है साथियों क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अब बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने का सबसे उच्च माना गया है? सोचने को सबसे उच्च माना गया है किस आधार को? रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना या फिर अनुकरण के आधार पर सोचना? तो तर्क के आधार पर सोचना, ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तो उसके लिए आवश्यक तत्व है भाषा संप्रेषण में निपुणता। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है? तो ये डॉक्टर मिस ने कहा है। ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। चरण नहीं है ये पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को आंसर देना है। तो नहीं है परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्से में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो यहाँ पर समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, समस्या की पहचान करना, परिणामों की आशा करना, परिणामों की आशा करना। समस्या को छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो थोड़ा आसान हो सकता है। चलिए यहाँ पर थर्ड वाला हम लोग आंसर लगाएंगे। कौन सा चरण नहीं है ये पूछा गया है। परिणाम की आशा करना, आशा भी तो किया जाता है। फिलहाल हम लोग थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके हिसाब से फर्स्ट होगा या फिर थर्ड। तो इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे, समस्या समाधान के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है? तो उसमें जो है साथियों वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण जो है, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होना चाहिए, प्रतिशोध भी नहीं होना चाहिए, सभी निगेटिव हैं। फर्स्ट के साथ आंसर लगाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है, यानी कौन से वर्ष में होता है? तो ये होता है 12वें वर्ष में, यानी जब किशोरावस्था प्रारंभ होता है। तो साथियों आज का हम लोग आखिरी प्रश्न देखेंगे, बाकी के प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? तो ये स्टेनले का कथन है। इसी से संबंधित हमने स्टेनले हाल से एक प्रश्न पूछा गया था, परीक्षा में देखा होगा हम लोगों ने, कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान का काल है। इन्हीं के द्वारा ये कथन कहा गया है और ये भी इन्हीं का है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियोज़ देखने के लिए। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।